तमिलनाडु केंद्र सरकार को रेवेन्यू का सबसे बड़ा योगदान करता है। अगर आप केवल हमारे भाजपा कैंडिडेट को चुनेंगे तो हम आपको मेट्रो देंगे। क्या तमिलनाडु केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है? जो वोट पड़ रहे हैं, जो अभिनेता के पक्ष में जाने वाले हैं, वे मुख्य रूप से प्रशंसक आधारित हैं। कोई भी निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में वोटों में कितना बदलेगा। हम आगामी इलेक्शन में एक बड़े जनादेश के साथ 200 से ज्यादा सीटों के साथ विन करेंगे। हम शोलिंगनल्लूर में हैं, जो मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मेरे साथ चेन्नई की दक्षिण सांसद तमिजाची थंगा पांडियन और यहाँ के कैंडिडेट श्रीमान भी हैं। रमेश, ये एक बहुत ही अनोखा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ, कई तरीकों से। नीलंकराई वह जगह है जहां इस इलेक्शन में एक्स फैक्टर के रूप में चर्चित एक व्यक्ति वह यहीं रहता है, हालांकि वह यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। श्रीमान विजय, आपके यहाँ दोनों का विभाजन है। आप जानते हैं, आईटी क्राउड के साथ साथ तटीय आबादी भी। आप लोगों को क्या बता रही हैं? क्या यह इलेक्शन स्थानीय मुद्दों के बारे में है या यह उन बड़े मुद्दों के बारे में है जिनके बारे में आप बात करती रही हैं? ध्रुवीकरण, धर्मनिरपेक्षता, दिल्ली और तमिलनाडु। बिल्कुल। आपको इस प्रमुख इलेक्शन को विशेष रूप से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बिंदुओं में मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोणों से देखना होगा। एक तो वह नैरेटिव है जो हमारे मुख्यमंत्री द्रविड़ मॉडल विरासत का झंडा लेकर चलते हैं, मुत्तुवेल करुणानिधि स्टालिन। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह तमिलनाडु और दिल्ली के बीच एक इलेक्शन है, उन प्रमुख मुद्दों के कारण जिनका लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ध्रुवीकरण और धर्मनिरपेक्षता के बीच की लड़ाई है। ये एकाधिकार और संघवाद के बीच की लड़ाई है। यह भारत पर एक के रूप में एकाधिकार करने के बीच की लड़ाई है, जबकि हम सभी तमिलनाडु के लोगों के भाषा के अधिकार, हमारे फंड और हमारे शिक्षा के अधिकार के लिए खड़े हैं। और दूसरी बात यह है, एक प्रत्याशी के रूप में हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट है जो शोलिंगनल्लूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित करते हैं। वे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार जीत चुके हैं और अब वे हैट्रिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा कि आपने कहा है। इसमें अस्थायी आबादी, प्रवासी मजदूर, आईटी के संभ्रांत लोग, साथ ही हमारे मछुआरे लोग भी हैं जिन्हें आपने देखा था, क्योंकि यह बाढ़ के दौरान, सभी चक्रवातों के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित कॉन्स्टिट्यूएंसी है और केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। आप केंद्र सरकार के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तमिलनाडु में विजय को ही समर्थन मिल रहा है। विजय सभी सर्वेक्षणों, चुनावों और जमीनी स्तर पर लोगों के अनुसार युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट हासिल कर रहे हैं। तो जब आप केंद्र सरकार और दिल्ली के बारे में बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा यहीं तमिलनाडु में वह विजय से है। मैं आपसे पूरी तरह से असहमत होना चाहूँगी, क्योंकि वह हमारे लिए बिल्कुल भी प्रतियोगी नहीं है। उनका पार्टी एक पार्टी है जो अभी अभी अंकुरित हुआ है और उनके पास कोई निर्धारित सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, या उन्होंने कभी अपना दृष्टिकोण नहीं बताया है कि वह तमिलनाडु को किस तरह से आगे ले जाएंगे। जबकि हमारी तरफ सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट, हम 5 साल की एक शानदार सरकार देने के बाद, जिसमें लगभग सभी वादे पूरे किए गए हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। 500 वादों में से 405 पूरे किए जा चुके हैं। तो यह एक झूठा नैरेटिव है जो या तो भाजपा द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा सेट किया गया है, जिसे आप कहते हैं कि अभिनेता बढ़ावा देता है। जब आप ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो महिला मतदाता द्रमुक के साथ हैं, क्योंकि यह महिलाओं के लिए एक सरकार है और अधिकतर महिलाओं के प्रगतिशील पहलुओं के लिए है। मैडम, केंद्र सरकार के साथ बहस करने के अलावा आपने ऐसा क्या किया है जिससे यह पार्टी यहाँ सत्ता में वापस आ जाए? देखिए, हम सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला या शिकायत नहीं कर रहे हैं, यह सब डेटा पर आधारित है। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान फंड जो तमिलनाडु सरकार को मिलना है वह नहीं दिया गया है, 3,548 से ज़्यादा, और मनरेगा की मजदूरी नहीं दी गई है। और वे हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं जब हम कोयम्बटूर और मदुरई के लिए मेट्रो मांग रहे हैं? पटना और आगरा को दे दिया गया है जिनकी आबादी बराबर है, और हमने क्या किया है?
और महाराष्ट्र के भाजपा के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और फिर हमारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ हमारे भाजपा कैंडिडेट को चुनेंगे तो हम आपको मेट्रो देंगे। क्या तमिलनाडु केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है? चूंकि हम अपने अधिकारों, भाषा के अधिकारों, अपने संघीय अधिकारों, अपने फंडों को बनाए रखते हैं, हम अपने फंड मांग रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एक पक्षपाती बयान के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तमिल लोग बहुत तर्कसंगत और बहुत स्पष्ट सोच वाले लोग हैं। वे बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। वे जानते हैं, देखिए जैसा कि आपने कहा, वे जानते हैं कि जो अभिनेता अब आया है उसके पास नहीं है। हालांकि वह यहीं रहता है, उसने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वह कभी भी जनता से आमने सामने नहीं मिला है या जो भी हो। साथ ही वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन एडीएमके इस तमिलनाडु के साथ विश्वासघात करता रहा है। उन्होंने नीट के लिए हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने सभी कठोर कानूनों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वे कभी भी तमिल अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए हैं। लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। आप सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। आप शेक्सपियर से लेकर आप जानते हैं संगम साहित्य तक बोलती हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है कि डीएमके ने भी पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। आप वो महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में बोलती हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व उम्मीदवारों की संख्या भी 20 से कम है। देखिए, जब तुलना की जाती है, यह ऐसा है कि आपको इसे दूसरी पार्टियों से तुलना करके देखना होगा। 20 महिला उम्मीदवार उतारी जा रही हैं। हमारे द्वारा उतारे गए उन 165 उम्मीदवारों में से 125 स्नातक हैं और 17 डॉक्टर हैं, 19 इंजीनियर हैं और 21 वकील हैं और क्या क्या नहीं। देखिए, आपको इस बात को इस तरह से देखना होगा कि यह सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी या रुपये देना नहीं है। यह सब महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके सशक्तिकरण के लिए रहा है। यह 1989 में कलैयर ही थे जो बहुत पहले 1989 में महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार लाए थे। हमारे मुख्यमंत्री ही थे जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण लागू किया है। 6000 से ज्यादा पार्षद हैं। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीति में महिलाओं का संवर्धन, सशक्तिकरण और भी महत्वपूर्ण है? हमारे मुख्यमंत्री के अलावा ऐसा किसने किया है? आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप ये है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां किसी भी चीज के लिए अनुमति लेना बहुत मुश्किल हो गया है अगर पेमेंट न हो। यह फिर से एक घिसा पिटा तर्क है जो भाजपा, जिसके पास एक वॉशिंग मशीन है, जो सभी भ्रष्ट लोगों, भ्रष्ट राजनेताओं को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल सकती है और फिर उसे बाहर निकालकर एक तरफ उन्हें क्लीन चिट देने की घोषणा कर सकती है। और एआईएडीएमके, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सभी में बरी हो गए हैं। मेरा मतलब है जो सभी मामलों में दोषी ठहराए गए हैं और एआईएडीएमके के कितने पूर्व मंत्रियों के मामले लंबित हैं। तो यह फिर से एक घिसा पिटा तर्क है। बस हमें डेटा दें। ये एक बहुत ही पारदर्शी सरकार है। आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं और जांच सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड, हमारे मुख्यमंत्री ने एक विजन स्टेटमेंट दिया है। भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने, मैं आपको चुनौती दे सकती हूँ, किसी भी राज्य में कोई विजन स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने इन 5 सालों में यह काम किया है। हम 2.0 के लिए इस विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जहां तक योजनाओं का सवाल है, आप आंकड़े देख सकते हैं कि वे कितनी पारदर्शी हैं, उन्हें कैसे दिए गए हैं। आप जानते हैं, जैसे ठेके, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपका कहना है कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है? हर कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा सत्ता विरोधी लहर है। यह फिर से एक झूठा प्रचार है। रत्ती भर भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। आप बस ज़मीनी स्तर पर जा सकते हैं और लोगों से पता कर सकते हैं और आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं और ज़ोरदार स्वागत देख सकते हैं। विशेष रूप से यह विधायक एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वह एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। वह पूरे 5 साल पूरी तरह से उपस्थित रहे हैं। वे ही हैं जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में, एक बढ़ी हुई संख्या में सवाल पूछे हैं। वे उन 5 विधायकों में से हैं, एक ऐसे अच्छा काम करने वाले विधायक और साथ ही एक ज़मीनी कार्यकर्ता। और आप हमारे सभी कार्यकर्ताओं, हमारे सभी गठबंधन को देख सकते हैं। आप जानते हैं, जैसे वह वीसीके से हैं और वे डीएमडीके से हैं और वह कांग्रेस से हैं। हम सभी पर आधारित है। हाँ, आईयूएमएल, एसडीबीआई।
हम सभी वैचारिक सिद्धांत पर आधारित हैं। यह गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन एक समय था जब कांग्रेस ने द्रमुक के साथ अपने गठबंधन को अंतिम रूप देने से पहले खुले तौर पर विजय से बात कर रही थी। तो क्या वहां बहुत ज्यादा घर्षण था, जबकि एनडीए की तरफ गठबंधन बहुत जल्दी बन गया था और सीटों का बंटवारा आसान था। यह तथ्य कि कांग्रेस ने विजय गुट से संपर्क किया, क्या इसका मतलब यह है कि गठबंधन के भीतर कोई समस्या है? पहला भाग हमने अब देख लिया है कि क्या मणिकम टैगोर या ज्योतिमणि ऐसे बयान जारी करते हैं जो यह बताते हैं कि वे गठबंधन के साथ नहीं हैं, कम से कम दिल और आत्मा से तो नहीं। दूसरा भाग यह है कि विजय खुद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वास्तव में हमारे लिए वोट करने जा रहे हैं और इसलिए आपको उस गठबंधन का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो वोट अभिनेता के पक्ष में जाने वाले हैं, जो जाने चाहिए, वह मुख्य रूप से प्रशंसक आधारित है। कोई भी निश्चित नहीं है कि यह ठोस रूप से वोटों में कितना बदलेगा। क्या वह आपकी मदद करने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से हाँ। देखिए, सिर्फ इसलिए कि उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जाकर वोट करेगा। आपने ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखा है जिनके बहुत बड़े प्रशंसक थे जब वे चुनाव लड़ रहे थे और उनके साथ क्या हुआ है? ये तो पहली बात है। और कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा बंधन एक लॉन्ग टर्म दोस्ती रही है। शायद कुछ आप जानते हैं, जैसे एक उचित ढांचे में आने से पहले कुछ संवादों में शुरुआती मतभेद या जो कुछ भी हो रहा होगा, ऐसा किसी भी गठबंधन में होगा। तो आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, हम यही हैं। हम अब एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। आप सब, मेरा मतलब है दूसरी तरफ के, उत्तरी तरफ के हैं, आप श्रीमान से भली भांति परिचित हैं। एम.एन. रॉय जो लेनिन के दोस्त थे, उन्होंने सभी नाजियों के खिलाफ थांडाई पेरियार के साथ गठबंधन के लिए काम किया। उनका गठबंधन एक दौर में, एक ढांचे में नाजियों के खिलाफ एक गठबंधन बना रहा था। हमारे मुख्यमंत्री ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एम. जॉन्स के बाद ऐसा किया है। एन रॉय, और यह एक ऐसा गठबंधन है जिसे 12 साल से भी ज्यादा समय से आगे बढ़ाया गया है। तो कुछ चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच एक लंबा, मेरा मतलब है, बंधन है। मैडम सोनिया गांधी और हमारे सम्मानित राहुल गांधी सब हमारे साथ हैं और कार्यकर्ता भी देखते हैं कि हालांकि हम बहुत लोकतांत्रिक हैं, एक बार जब कोई नेता कहता है कि ये गोल है तो हम सब एक लाइन में आ जाते हैं और हम सब यहाँ भाई बहन हैं, बिल्कुल भी कोई मनमुटाव नहीं। ठीक है, तो आपने अभी 2.0 कहा। हाँ, वे 5 चीजें क्या हैं जिनका आप लोगों से वादा कर रही हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए उन्हें हासिल करना कितना आसान है? देखिए, उदाहरण के लिए इस क्षेत्र को लीजिए, ईसीआर कॉरिडोर। आपने बहुत सारी विकास परियोजनाएं देखी थी, वेट्वनकेनी से तिरुवनमयूर से एक बड़ा मेगा ब्रिज कहाँ तक, उदंडी, इसे लागू किया गया है और आप बहुत सारे यू टर्न ब्रिज देख सकते हैं। यह जगह जो उद्योगों का केंद्र है, यहाँ के श्रमिकों को बहुत सारे बुनियादी ढांचों के साथ उन्नत किया गया है। इस 2.0 विजन स्टेटमेंट में हमने इसमें जो कुछ भी किया है उसे और बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए मगलिर उरिमई तोगैया बिडियल पयणम, इसे 2000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। मैं आपके मीडिया को एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यहाँ कुछ भी मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सब कुछ सामाजिक न्याय पर आधारित है। कलैगनार मगलिर उरिमई तोगई को दिए गए विशेषण को देखिए, यह एक अधिकार है। देखिए, अब तक आप जानते हैं कि लिंग आधारित आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं हमेशा से अवैतनिक काम करती आ रही हैं, जिसे उनके घरों में मान्यता नहीं मिली है। हम उनके अधिकारों को मान्यता दे रहे हैं, तो उसे बढ़ाया जाएगा और नाश्ते के भोजन को 8वीं कक्षा तक बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे, यहाँ तक कि धान की खरीद की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। सभी कृषि कानून आप जानते हैं, जैसे कि जो कठोर कानून थे उनमें संशोधन किया जाएगा और इसे अनुकूल बनाया जाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरा मतलब है सभी राज्य चल रहे हैं उभारी घाटे में, आपके राज्य सहित, और आप यह पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं बस कृपया इस तथ्य को बताना चाहूंगी कि तमिलनाडु केंद्र सरकार को रेवेन्यू का सबसे बड़ा योगदान करता है। हम केंद्र सरकार के रेवेन्यू के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं।
लेकिन जब हम अपना हक क्यों मांगते हैं, उदाहरण के लिए हस्तांतरण करों में 50% जीएसटी उपकर कुछ भी नहीं दिया गया है। हम विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री केवल उधार नहीं ले रहे हैं या कर्ज नहीं बढ़ा रहे हैं, वह तमिलनाडु की उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इन 5 सालों में उन्होंने 3 से ज्यादा बड़े औद्योगिक शिखर सम्मेलन किए हैं। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देशों का दौरा किया है। तो वह सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं और फिर उधार ले रहे हैं, वैसा नहीं है। वह उसे बहुत सारी उथल पुथल के साथ संतुलित कर रहे हैं जो उत्पादन में हो रही है। आप यहाँ हुंडई कंपनी देख सकते हैं, यहाँ फोर्ड कंपनी। परसों भी तमिलनाडु अपने सभी चमड़े के उत्पादों में पहले स्थान पर है जब तुलना की जाती है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप कहते हैं कि हम अपना कर्ज बढ़ा रहे हैं तो हम कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं। 10 साल बाद 2 अंकों का इकॉनमी हासिल कर रहे हैं, 11.19, जो सब डेटा है। आपके पार्टी के खिलाफ आलोचनाओं में से एक ये है कि ये बहुत परिवार आधारित है, क्या परिवार को बढ़ावा देती हैं। ये आलोचना टिकती तो है ना? मेरा मतलब है वे कह रहे हैं कि आपने मिस्टर को बढ़ावा दिया। उदयनिधि तो सूस जल्द ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये सारी आलोचनाएं कौन कर रहा है? भाजपा। उदाहरण के लिए माननीय मंत्री पीयूष गोयल, क्या उनका कोई नहीं है? आप जानते हैं, जैसे उनके वंश को देखिए, और हमारे प्रिय धर्मेंद्र प्रधान। मैं बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों की सूची दे सकती हूँ जो राजनीतिक परिवारों से आए हैं। और AIADMK के पास भी एक सूची है, आप जानते हैं, जैसे कि मंत्री का बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसे उचित ठहरा रहे हैं। यहाँ मैं उदाहरण के लिए, मैंने 2008 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और मुझे 2019 में एक टिकट दिया गया। उसी तरह उदयनिधि स्टालिन को भी दिया गया, युवा विंग का नेता बनाया गया और उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। खेल और युवा विकास मंत्री के रूप में 5 वर्षों में उन्होंने उस युवा और खेल, विशेषकर खेल मंत्रालय को भारत में सर्वोच्च स्तर तक उन्नत किया है। तो थाली में परोसकर कुछ भी नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए हमारे नेता MK मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जब उन्होंने एक पार्टी नेता के रूप में सर्वोच्च पद हासिल किया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितने साल इंतजार किया था? पूरे विश्व के इतिहास में केवल 2 लोगों ने 40 साल से ज्यादा इंतजार किया है। एक है राउल कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो के भाई। उन्होंने 43 साल तक इंतजार किया है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने शीर्ष पदों पर आने के लिए 46 साल तक इंतजार किया है। किसी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम परिवार की राजनीति या वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम हैं एक पार्टी के तौर पर, हम बहुत भावुक हैं, एक परिवार के रूप में बंधे हुए, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए पार्टी। हम कॉल एक दूसरे को अन्ना, अप्पा, अक्का के रूप में, हम सब इसी तरह बड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग जो वो सवाल उठा रहे हैं, वे कहाँ थे जब हम सब जेल में थे, जब हमारे पिता इतनी बार जेल में थे? मेरे पिता 12 या 13 बार से ज्यादा जेल में रह चुके थे। किसी ने आकर नहीं पूछा, तुम एक तथाकथित राजनेता की बेटी होने के कारण क्यों भुगत रही हो? हमने अपनी काबिलियत साबित की है और जमीनी स्तर पर लोगों को दिखाया है। उसी तरह उदयनिधि स्टालिन ने भी खुद को एक बहुत ही सक्षम प्रदर्शन करने वाले के रूप में साबित किया है। उस भीड़ को देखिए जो वे अब खींचते हैं। वह अपने प्रचार के लिए जाते हैं। क्या उसी तिरुनेलवेली क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धी भीड़ दिख रही है? निश्चित रूप से। तो वह एक धूमधाम है। हम सब कैडर आधारित हैं। लोग यहाँ आते हैं, महिलाएं यहाँ आती हैं, पुरुष यहाँ आते हैं, सभी नौजवान यहाँ हमारी विचारधारा के लिए, सिद्धांत के लिए आते हैं। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो तमिल कक्षाओं, तमिल पहचान, तमिल अधिकारों का चैंपियन है। हम खड़े हैं, लेकिन वह क्या है? वह सिर्फ महज तड़क भड़क है। तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। हम आगामी इलेक्शन में भारी जनादेश के साथ 200 से ज्यादा सीटों के साथ विन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।